क्या होता है? इंडेंटेशन कह सके किसी भी स्टेटमेंट्स का जो लीडिंग या कह सके लेफ्ट साइड में जो वाइट स्पेस होता है। वाइट स्पेस हम उस कैरेक्टर को बोलते हैं जो हिडन होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि जो स्पेस होता है उसको वाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं। ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? वाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं टेक्निकली प्रोग्रामिंग में। तो वाइट स्पेस अगर किसी भी स्टेटमेंट के आगे है तो वो एक तरह से इंडेंटेंट इंडेंट्स को प्रोवाइड कर सके डिफाइन करता है। अगर कोई लीडिंग स्पेस आगे है, आपके स्टेटमेंट्स के आगे है, कुछ लाइंस के भी यहाँ पे, तो वो एक तरह से क्या होता है, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। इज यूज टू डिटरमाइन ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन, कि हम एक स्टेटमेंट को किसी ग्रुप के अंदर रख रहे हैं और उसको उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ब्लॉक बोलते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक, अब उस ब्लॉक को किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कर सकते हैं जो एक इंडेंट के तरह से इंडेंट डिफाइन करके ग्रुप बनाया गया होता है। ठीक। अब वो ब्लॉक किसी भी नेम में हो सकता है, चाहे वो फंक्शन ब्लॉक हो सकता है, चाहे वो इफ ब्लॉक हो सकता है, चाहे एल्स ब्लॉक हो सकता है, या लूपिंग ब्लॉक हो सकता है। तो वो ब्लॉक क्या होता है? एक तरह से इंडेंटेशन डिफाइन करने के बाद ही दिया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ, अगर मुझे कोई ब्लॉक डिफाइन करना हो या कोई फंक्शन डिफाइन करना हो, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? लिखते हैं डेफ। ठीक। और हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेट। ठीक है। और ये पैरेंथेसिस हो गया। देन कॉलन, फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कॉलन लिखा और देन इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद ये जो स्पेस आ रहा है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। और मिनिमम एक सिंगल स्पेस रिक्वायर्ड होता है कि हम अगर इस फंक्शन के अंदर कोई कोड लिखना है तो मिनिमम एक स्पेस रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एक स्पेस सिंगल स्पेस नहीं देते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। हेलो। फुल स्क्रीन कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक। तो यहाँ पे जब हम कोड हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो एरर थ्रो होगा, और क्या होगा एरर? इंडेंटेशन एरर आएगा। कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन, कि जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद मुझे एक मिनिमम सिंगल स्पेस चाहिए, और वो स्पेस जब हम देंगे तब जाकर के क्या होता है, वो समझता है कि ये जो स्टेटमेंट है, तब जाके एक तरह से एक ग्रुप या स्टेटमेंट या एक तरह से फंक्शन स्टेटमेंट या फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिफाइन माना होता है। अगर हम सिंगल स्पेस नहीं देते हैं तो फंक्शन के बाहर माना जाएगा। अब फिर मैं अब स्टेटमेंट ये डिफाइन करता हूँ प्रिंट, और मैंने ये लिख दिया हाय गुड इवनिंग। दो मैसेज मैंने दिया, एक मैसेज फंक्शन के अंदर है, इंडेंट करके दिया मैसेज, और एक अ, उसी इंडेंटिंग सेम इंडेंटिंग में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया उस लाइन में। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट केवल गुड इवनिंग वाला मुझे मिलेगा। क्यों? कोई बता सकता है क्यों मिल रहा है ये? क्योंकि फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक आउटपुट मिलेगा नहीं मुझे। ठीक। क्लियर। और ये जो लाइन है स्टेटमेंट, वो फंक्शन के बाहर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इंडेंट डिफाइन नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ पे फिर एक सिंगल स्पेस दे दूं और फिर रन करूं तो मुझे वो भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अब माना जाएगा किसके अंदर? फंक्शन के अंदर माना जाएगा। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो क्या होता है? एक सेम इंडेंट में लिखना होता है। देखो दोनों का स्पेस क्या है? सेम है। बीच में मल्टीपल लाइन आप इंसर्ट कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब ये दोनों लाइंस किसके अंदर है? फंक्शन के अंदर है। इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो ये क्या होता है? स्टेटमेंट ब्लॉक बोला जाता है। वो स्टेटमेंट ब्लॉक किसी फंक्शन का हो सकता है, किसी इफ ब्लॉक का हो सकता है, किसी लूप ब्लॉक का हो सकता है। तो जब हम स्पेस दे देते हैं, एक सिंगल स्पेस देते हैं, तभी जाकर के वो स्टेटमेंट्स उसके अंदर माना जाता है कि हाँ उस फंक्शन के अंदर ये दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस ये प्रेस करूँ कि ये स्टेटमेंट मैंने इंडेंटिंग बैक कर लिया, फिर ये इंडेंटिंग एक दिया गया है, तो फंक्शन के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं माना जाएंगे? एक ही स्टेटमेंट है जो ये है गुड मॉर्निंग, और फंक्शन कॉल किया जाएगा तभी वो आउटपुट आएगा, और ये आउटपुट डायरेक्टली देगा क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है।
ओके, देन तो ये होता है आपका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मान लो इसके अंदर मैंने कोई कोड डिफाइन किया, ये दोनों स्टेटमेंट अब मान लो इसके अंदर हो गए। अब फंक्शन को मैंने जब कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है? डिफाइन, सॉरी, फंक्शन नेम ग्रीट, और ये मैंने पैरेंथेसिस में दे दिया। अब रन करता हूँ तो दोनों स्टेटमेंट मुझे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट मिलेंगे, ठीक। लेकिन अगर मैंने एक स्टेटमेंट का स्पेस ज्यादा कर दिया, एक का कम है, ठीक, तो क्या होगा? तब भी एरर आएगा, क्योंकि वो कहता है कि जितने भी स्टेटमेंट हैं सेम लेवल पे हैं, तो सेम इंडेंटिंग होनी चाहिए, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। क्लियर? तो अगर पहले का जितना होगा उतना दूसरे का भी आपको इंडेंटेशन या स्पेस देना होगा, उससे ज्यादा होगा या कम होगा तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा सेम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिंटैक्स का, कि आप इंडेंटेशन कब और कैसे दे रहे हो, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। हाँ, आउट नहीं होना चाहिए, ठीक। और किसी भी ब्लॉक को अंदर डिफाइन करने के लिए कोई स्टेटमेंट एक सिंगल स्पेस देना जरूरी होता है, जिसको इंडेंट बोलते हैं, ठीक है, इंडेंटिंग करना, ठीक। नेक्स्ट है स्टार्ट विद द स्टेटमेंट एंडिंग। किसी भी स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या लिखा जाता है? कॉमा। तो जैसे मैंने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, कि हम इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या लिखा? कॉलम लगाया, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड को स्टार्ट करने, एंडिंग कहाँ पे लिखा जाता है? वहां पे कॉलन लिखा जाता है। स्टार्ट विद द स्टेटमेंट एंडिंग विथ कॉलन, all lines following it are indented forward, de-indenting to the previous level, close the block। अगर मैं कहूं कि इसको डी इंडेंटिंग कर दो, मतलब इंडेंटिंग किया, और डी इंडेंटिंग का मतलब मैंने इंडेंट स्पेस यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक। तो इसको डी इंडेंटिंग बोलते हैं। अगर जैसे मैंने रिमूव किया तो वो फंक्शन के अंदर नहीं माना जाएगा, और पहले आउटपुट क्या आएगा? गुड इवनिंग, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। और ये वाला आउटपुट क्या माना जाएगा आपका? गुड मॉर्निंग, बाद में आउटपुट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, और उसके बाद फंक्शन कॉल किया गया है, तो ये बाद में आपको गुड मॉर्निंग मैसेज देगा, ठीक है। तो जब हम डी इंडेंटिंग करते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या होता है? उस इस ब्लॉक से बाहर चला जाता है, ठीक। प्रीवियस लेवल, क्लोज द ब्लॉक, वो ब्लॉक को क्लोज कर देता है। सम एडिटर्स आईडीज ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इंडेंटेशन। जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ आईडी, जैसे कि जुपाइटर है या आपका वीएस कोड है, या कुछ ऐसे एडिटर्स जो क्या होते हैं, आपको ऑटोमेटिक इंडेंटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सब रिमूव कर दूं, और मैं यहाँ लिखने के बाद डायरेक्ट इंटर प्रेस करो, तो वो खुद स्पेस, यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड करके खुद आपको देता है कि हाँ, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो वो कुछ खुद पहले से ही खुद इंडेंटिंग आपको वो दे देता है कि हाँ, यहाँ से आपको लिखना है। और फिर नेक्स्ट आप अगर इंटरफेस करते हो, तो सेम इंडेंटिंग में फिर वही कर्सर आ जाता है, कि फिर वही से फिर लिखना स्टार्ट करो आप। तो आप जितनी बार भी वो इंडेंटिंग डिफाइन करोगे, तो वो कुछ ऑटोमेटिकली आपको इंडेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। तो जितने भी एडिटर्स हैं, मोस्टली जितने भी एडिटर्स कर सकते हैं, वो आपको बाय डिफॉल्ट इंडेंटिंग प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको देनी चाहिए इंडेंटिंग, वो ऑटोमेटिक ऐड कर लेते हैं। देन रिपीट, देयर आर नो करली ब्रेसेस इन पाइथन फॉर डिफाइनिंग ब्लॉक्स। जैसे कि मुझे कोई ब्लॉक बनाना हो, तो ब्लॉक सी प्लस प्लस में बनाने के लिए, जावा में बनाने के लिए, और अदर लैंग्वेज में बनाने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे क्या यूज करते हो? कॉलन यूज करते हो, ठीक। क्या यूज करते हो? किसी ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? कॉलन लिखा मैंने। और इंडेंटिंग का यूज, और मैं डी इंडेंटिंग करता तो वो ब्लॉक बंद हो जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये तरीका होता है स्टार्ट एंड क्लोज का, इसमें करली ब्रेसेस यूज नहीं होता। नेक्स्ट, अब आते हैं इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स में, ठीक। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने होते हैं? हाँ, बोलो। नहीं,
इसमें पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किया जाता है। पीएचपी में, जावा में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, सी में कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है किसी ब्लॉक को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए। जैसे क्लास बनाया तो उसको स्टार्ट और क्लोज करने के लिए जावा और सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन में नहीं किया जाता। उसके लिए क्या होता है, इंडेंटिंग यूज की जाती है, इंडेंटिंग एंड कॉलन यूज किया जाता है। ठीक। तो इंडेंटिंग और कॉलन आपको आना चाहिए कि कैसे लगाना है। तो मैंने डिफाइन किया कि जब भी हमको ब्लॉक स्टार्ट करना हो तो एक सिंगल स्पेस दे करके आप दे सकते हो। फिर आप इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखोगे वो सेम इंडेंटिंग में लिखोगे जब तक उसके अंदर लिखना है। और जब उसके बाहर लिखना है तो हम कहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक। ठीक। जैसे एक आप लेटर लिखते हो, तो लेटर लिखने में क्या होता है, जब कोई एप्लीकेशंस लिखते हो या लेटर लिखते हो तो इंडेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। तो हाँ, सेम एज कि कहाँ से आपको स्पेस कितना देना है, कहाँ कैसे करना है। तो सेम एज पाइथन में इंडेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंस है। अगर थोड़ा सा भी आपको स्पेस गलत होता है या स्पेस आपने नहीं दिया या कम या ज्यादा कर दिया, तो वो एक तरह से क्या होता है, एरर थ्रो करता है, इंडेंटेशन एरर। ठीक है। और यही आपका मैटर करता है कि जब भी आप कोई भी ब्लॉक स्टार्ट करते हो और क्लोज करते हो तो वही इंडेंटेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी ब्लॉक को स्टार्ट करने का और क्लोज करने का। ठीक। इसी से किसी ब्लॉक को स्टार्ट भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। अब आते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। बेसिक कंस्ट्रक्ट में होते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स में आप इफ और एल्स का यूज करते हो, और लूप्स में हम फॉर और व्हाइल लूप का यूज करते हैं, देन डू व्हाइल भी यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हैं, हम अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कंडीशंस या डिसीजन मेकिंग या कोई भी डिसीजन के भी आपको कोई काम करना हो, तो उससे रिलेटेड कैसे कोई हम काम करते हैं। इफ कंडीशंस कैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे इफ कंडीशंस की, किसी भी इफ कंडीशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई डिसीजन लेना हो, तो मैंने यहाँ पे एक एज वेरिएबल डिफाइन किया, 18। ठीक। और यहाँ पे मुझे चेक करना है कि एज ग्रेटर देन, इफ एज ग्रेटर देन 18 है या नहीं। ठीक। तो ये आपका एक तरह से एक कीवर्ड होता है जो कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और यह आपका स्टेटमेंट होगा जो हमने बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर में, कंडीशंस। एंड देन कंडीशंस के बाद आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। अभी यह सिंगल कंडीशन है कि एज को हम ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, 18 है या नहीं। ठीक। ग्रेटर देन इक्वल हम चेक कर लेते हैं 18 है या नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक। एंड देन कॉलन मैंने लिखा और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारा क्या है, मैच कर गया। क्लियर। देन अगर मैं वैल्यू को चेंज करूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, वैल्यू मैंने ऐसी रख ली जिसमें कंडीशन मैच नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो मैं अगर रन करूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, कुछ नहीं। क्लियर। तो ये रहा हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। कभी भी जब हमको आउटपुट देना हो कि कंडीशन मैच हो तभी आउटपुट मिले, तो उसके लिए केवल इफ का यूज करेंगे। एल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर एल्स नहीं लिखोगे तो कोई एरर नहीं आता। लेकिन जब जरूरी होता है तो हम एल्स भी लिखते हैं। एल्स वहां पे लिखते हैं जहां पे हमको कंडीशन ना मैच हो तब भी मुझे आउटपुट देना हो, उसके लिए। जैसे कि मैंने फिर यहाँ पे कंडीशन दिया दूसरे एग्जांपल में कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल 18 हो तो एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज एल्स, एंड देन स्टार्ट ब्लॉक। और फिर मैंने लिख दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक। देन अब मैं रन करता हूं तो क्या आउटपुट मुझे मिलेगा,
नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि कंडीशन, पहला कंडीशन मुझे मेरा मैच नहीं। ठीक है, क्लियर। तो जब कंडीशन फॉल्स होता है तो वो किसको रेफर करता है, एल्स ब्लॉक वाले कोड को एक्सिक्यूट करो। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो किस ब्लॉक वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है, इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इफ में हमेशा ट्रू वाल, जब ट्रू होगा तब जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और एल्स वाले में होता है कि जब कंडीशन फॉल्स होता है तब वो कोड एग्जीक्यूट होता है। क्लियर। तो दो चीजें होती है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एंड इफ कंडीशन ब्लॉक। ठीक। एंड देन आप देखो एल्स भी आपने डिफाइन किया, अब आते हैं एलिफ कैसे यूज करते हैं। एक मिनट, ये कॉम्प्लीट कर लो। तो अब देखोगे, जैसे कि ये देखो कंडीशंस लिखा, स्टेटमेंट और ब्लॉक लिखा। ठीक। हम सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब कि एक ही स्टेटमेंट में हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको ऐसे डिफाइन किया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी कोड लिख सकते हैं। कैसे, ऐसा लिख डिफाइन किया और एक लाइन में ही आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे, एक सिंगल स्पेस आप देखो। ठीक। आप रन करो यहाँ पे, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, एलिजिबल फॉर वोट नहीं है, यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट अगर सही होता तो वो आउटपुट मिलता। तो यहाँ पे अगर आप सही होता, मतलब एज अगर 20 होता या ग्रेटर देन होता, तब जाके वो मुझे आउटपुट मिलता। ठीक। क्या मिल रहा है, एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है। तो ये आपका एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो हम सिंगल स्टेटमेंट में भी, मतलब एक लाइन में भी वो कोड लिख सकते हैं। तो ये डिफाइन कर सकते हो। तो एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, ब्लॉक इसको बोलते हैं। ब्लॉक का मतलब कि जब आप एक सिंगल लाइन डिफाइन करते हो, तो अगर एक लाइन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मल्टीपल लाइन हो तो उसके अंदर मल्टीपल कोड्स ऐसे अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल लाइंस के लिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किए, इसके नीचे और भी कोड्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक। अब आते हैं कंडीशन जो होगा। अब कंडीशन डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन लगाया क्या है। जैसे कि आपने एल्स में क्या डिफाइन किया कि अगर कंडीशन मैच नहीं होता तो वो चेक थोड़ा करेगा। आप यहाँ पे चेक करने के बाद अगर कंडीशन नहीं मैच हुआ तो डायरेक्ट इसमें सेंड कर देता है। लेकिन एलएस में क्या होता है कि कंडीशन नहीं मैच हुआ तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा। उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में प्रॉब्लम अलग होती है। अब प्रॉब्लम, एक हर एक प्रॉब्लम के लिए आपका हर एक का सके टूल्स यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि एलिफ का मतलब कि मल्टीपल कंडीशन, एक कंडीशन नहीं तो दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन भी नहीं तो तीसरा कंडीशन मैच करना है। इस तरीके से, जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास मार्क्स है और वो मार्क्स मैंने दे दिया यहाँ पे 65, और मैंने कहा कि अगर मार्क्स 100 to 80 के बीच में होगा तो ए ग्रेड होगा। फिर मैंने कहा अगर 79 से 50 के बीच में होगा तो बी ग्रेड। एंड देन 49 से 40 के बीच में होगा तो आपका सी ग्रेड होगा। अदरवाइज 0 to 39 होगा तो क्या हो जाएगा, फेल। ठीक। ये मुझे डिफाइन करना है, ग्रेड जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एफ, कंडीशन दूंगा मार्क्स, इफ मार्क्स लेस देन 40, लेस देन 40 का मतलब कि 39 to 0। ठीक। और ये भी दे सकते हो एंड, एक और कंडीशन दे दिया मैंने, एंड क्या होना चाहिए, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन 40। अगर इस 0 से लेकर के 40 के बीच में है तो क्या होगा, वो स्टार्ट किया और मैं लिख दूंगा फेल। ओके। देन फिर मैं बैक जाता हूं और फिर मैंने लिखा 11। ठीक।
एंड देन फिर कंडीशन मैंने लिखा क्या, लेस देन 50। तो लेस देन 50 क्या होगा आपका, पी ग्रेट। फिर अगर ये भी कंडीशन मैच नहीं हो तो फिर दूसरा कंडीशन एल एफ, देन मार्क्स लेस देन 50, दे देता हूँ यहाँ पे लेस देन 80। तो लेस देन 80 हमारा क्या हो गया, बी ग्रेट। ओके, देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया लास्ट कंडीशन एल एफ मार्क्स लेस देन और इक्वल 100। और यहाँ पे लिख दिया आपने ए ग्रेट। क्लियर। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ बैक करके, ठीक। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बी ग्रेड। क्योंकि मेरा जो नंबर है 65 है, और बी ग्रेड का मतलब 79 और 50 के बीच में होना चाहिए, 80 टू 50। ठीक। तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन होगा, तो जहां पे मल्टीपल कंडीशन हो, और एक कंडीशन तभी चेक करना जब पहला फॉल हो, फॉल्स होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने माइनस में नंबर डाला, तो क्या आएगा, तब भी फेल ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो क्या एरर आ रहा है, सी ग्रेड आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना। करेक्ट, लेस देन 50, ये कंडीशन मैच नहीं हुआ, और इसमें आ गया लेस देन 50, तो ये तो गड़बड़ है ना। ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसमें आ गया, तो इसमें भी क्या चेक करना है कि आपका लेस देन ना हो। ठीक। तो कैसे चेक करोगे आप, यहाँ पर भी चेक करो कि लेस देन एंड मार्क्स, या लिख सकते हो नॉट मार्क्स लेस देन 0। ठीक। तो क्या आ रहा है, अब बी ग्रेड आ रहा है, इसमें भी वही कंडीशन डालना पड़ेगा एंड, कि लेस देन 0 का मतलब कि वो आपका निगेटिव में ना हो। ठीक। अब इसमें भी वही कंडीशन डाल दो, तो अब क्या रहा, अब करेक्ट है, तो माइनस में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लास्ट में एल्स लगा दो, और लिख दो यहाँ पे प्रिंट मार्क्स बिटवीन 0 टू 100। ठीक, बिटवीन 0 टू 100। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, मस्ट बी बिटवीन 0 टू 100। ठीक। अब मैं यहाँ पे 101 भी डालूंगा तो क्या होगा मुझे, 101 अगर डाल रहा हूँ तो क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे, मार्क्स बिटवीन 0 टू 100। तब भी गलत होगा। अब मैं 100 डालूं तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, ए ग्रेड आ गया। ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूं राइट प्रोग्राम टू चेक
to check number if a number is positive, negative, positive, negative और जीरो, कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ठीक। और चेक करके बताना है कि वो क्या है डिफाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया एंड, और इनपुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इनपुट भी कर लेता हूँ, या डायरेक्टली वैल्यू अभी पुट करता हूँ, इनपुट अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पे एन इक्वल क्या है, 20 मैंने लिख दिया। और मैंने कहा कि ये नंबर चेक करना है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है या जीरो है। तो उसके लिए हमको कंडीशंस कितने चाहिए, तो मैंने कहा कि इफ ग्रेटर देन जीरो, देन सॉरी, इफ मैंने कहा अगर आपका जो नंबर होगा एन लेस देन जीरो होगा, तो क्या है, निगेटिव है। इफ प्रिंट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे निगेटिव, देन एलएफ दूसरा कंडीशन, एन इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, देन अगर ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव हुआ, तो जाहिर सी बात है एल्स में हम जाएंगे और डायरेक्ट एल्स में हम लिख देंगे क्या, जीरो। ओके, अब हम रन करते हैं, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, क्या पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे माइनस में वैल्यू दी, तो वो नंबर मुझे चेक करके बता देगा कि ये निगेटिव है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, जीरो, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव दिया, जीरो दिया, तो क्या आउटपुट आएगा, जीरो, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी नंबर को चेक कर सकते हैं कंडीशनली कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ठीक। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी तरह का, जैसे कि मैं कहूँ राइट ए प्रोग्राम दैट checks whether a given number is even or odd। तो कोई नंबर है, जैसा मैंने लिखा यहाँ पे नंबर कोई डिफाइन कर दिया, आप मुझे चेक करना है कि इवन है, ऑड है या इवन है। तो इफ, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर इवन है या नहीं। तो इवन का मतलब कि जो दो से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो मैं चेक करूंगा एन मॉडुलस टू, दो से डिविजिबल है या नहीं। तो दो से हम चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसका रिमाइंडर अगर जीरो आता है, इक्वल इक्वल जीरो, देन क्या है वो, इवन नंबर है। दिस इज इवन नंबर। अगर कंडीशन मैच नहीं होता है तो एल्स में आते हैं। इसमें दो ही कंडीशन है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर नहीं डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर जीरो से ज्यादा आ रहा है रिमाइंडर, तो क्या है, ऑड नंबर है वो, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, तो दो से डिविजिबल नहीं है 17, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर एक आ जाएगा, तो ये ऑड आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डालूं, जैसे मैंने लिख दिया 84, 84 इज द इवन नंबर, क्योंकि इसको डिवाइड वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा दो से, तो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, तो ये इवन नंबर है, ठीक। जैसे 85 करूँ तो 85 इज
ऑड नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नंबर आपको इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। चेक लीप ईयर और नॉट। अब कोई भी ईयर हम डिफाइन कर ले तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ईयर टू चेक, और इसमें मैंने लिख दिया 2024। ओके। अब इसमें मुझे क्या डिफाइन करना है कि जैसे मैं ईयर यहाँ पे डिफाइन करूँ तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ ईयर टू चेक, ईयर टू चेक इज मॉडुलस 4, इक्वल 4 से डिविजिबल अगर है, देन उसके बाद मैंने चेक किया एंड किससे डिविजिबल ना हो, ईयर टू चेक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडुलस 100 नॉट इक्वल 0, मतलब 4 से डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल ना हो, 100 से डिविजिबल ना हो, देन ये हो गया हमारा एक सेम कंडीशन। एंड देन उसके बाद और एक और कंडीशन मुझे लगाना होगा। अब देखो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ईयर, सॉरी, ईयर टू चेक मॉडुलस 400 इक्वल इक्वल 0, तो क्या डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने कंडीशन मिल रही है, 4 से डिविजिबल हो और 100 से डिविजिबल ना हो, या आपका 400 से डिविजिबल हो। ठीक। देन तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये लिख लेते हैं प्रिंट प्रिंट, और एक आपको नया तरीका डिफाइन करता हूँ कि जब भी कोई वेरिएबल मुझे फॉर्मेटेड प्रिंट करना हो और टेक्सचुअल डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एफ लिख देना आप। ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या, ईयर टू चेक वेरिएबल, एंड देन उसके बाद मैंने लिखा इज अ लीप ईयर, इज अ लीप ईयर, इज अ लीप ईयर, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एल्स में हम डिफाइन करते हैं एल्स, और ये पूरा सेम हम डिफाइन करते हैं, और इज नॉट ए, इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक। अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे रन करते हैं तो क्या होता है, इज ए लीप ईयर, क्यों, क्योंकि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक। और 100 से डिविजिबल नहीं है तो ये चीज डिफाइन है। तो इसमें दो कंडीशन है कि अगर 400 से डिविजिबल भी हो जाए तब भी वो लीप ईयर है, और कई ऐसे ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, 100 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो भी लीप ईयर होते हैं। ठीक है। तो हमारा 2024 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि आपको ये चेक करना है कि किसी भी कैरेक्टर में वो वॉवेल है, या किसी भी स्ट्रिंग में वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, इस तरीके से आपको चेक करना हो, किसी कैरेक्टर को चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे आप, ये कैसे चेक करोगे कि कोई एक कैरेक्टर है और उसको चेक करना है कि उसमें वॉवेल है या नहीं, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। तो हम ये डिफाइन कर लें, तो सबसे पहले मैंने ये लिखा वेरिएबल ले लिया वॉवेल्स, वॉवेल्स के अंदर मैंने ये डिफाइन कर लिया क्या वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ एंड देन यू।
यू। क्लियर। ये हमारा क्या होता है, वॉवेल्स होते हैं, ठीक। अब मुझे क्या है, कोई भी कैरेक्टर जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिया कैरेक्टर। और कैरेक्टर मुझे चेक करना है, कोई कैरेक्टर इनपुट करना है, तो मैंने चेक कर लिया ये है, जैसे कि वाई को मुझे चेक करना है कि ये वॉवेल है या नहीं, कॉन्टेंट है क्या है, उसके चेक करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूंगा इफ। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूंगा कैर कैरेक्टर, ठीक। कैरेक्टर डॉट इज अल्फा, मैंने बताया था फंक्शन आपको चेक करने के लिए कि वो अल्फाबेट है या नहीं। एंड देन उसके बाद हमको चेक करना है कि उसकी लेंथ इक्वल इक्वल है या नहीं। एंड सॉरी, लेंथ कैरेक्टर इक्वल इक्वल है या नहीं, ठीक। एंड देन स्टार्ट। अगर ऐसा है लेन इक्वल इक्वल, सॉरी लेन इक्वल इक्वल वन, कि उसका लेंथ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, तभी मैं चेक करूंगा। और अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने एक नेस्टेड इफ डिफाइन किया। इफ के अंदर इफ अगर वैलिड अल्फाबेट है, सिंगल कैरेक्टर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने लिखा कैरेक्टर इन क्या वॉवेल्स, कैरेक्टर इन वॉवेल्स अगर है, तो मैसेज में क्या लिखूंगा, प्रिंट। स्टार्ट एंड क्लोज। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कैरेक्टर। और मैंने लिख दिया इज ए वॉवेल, इज अ वॉवेल, ओके। देन नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एल्स में आते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज ए कॉन्सोनेंट। इतना तो पता, वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक। देन एल्स में आते हैं, कि जो आउटर इफ है उसके एल्स में आते हैं, मतलब ये कंडीशन नहीं मैच हुआ तो क्या लिख करके आएगा यहाँ पे, प्रिंट प्लीज इंटर अ सिंगल अल्फाबेट कैरेक्टर, प्लीज इंटर अ सिंगल अल्फाबेट। ठीक। अब मैं रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है आपको, वाई इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक। और फिर मैं क्या डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने कैपिटल वाई लिखा तो क्या लिख कर क्या आ रहा है, वाई इज ए कॉन्सोनेंट, तो गलत हो गया। तो हमको क्या डिफाइन करना है कि कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखे वो चेक करके मुझे बताए। अगर मैंने यहाँ पे यू भी लिखा तो क्या लिख कर क्या आ रहा है, यू इज ए कॉन्सोनेंट, ये भी गलत हो गया, ठीक। तो यू क्या आपका वॉवेल है, गलत है, ठीक। तो इस तरीके से गलत आउटपुट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले जो कैरेक्टर है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा। तो किसका लोअर फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे पहले उसको स्मॉल में कन्वर्ट करो, कोई भी हो। तो यहाँ पे आप लोअर का यूज करोगे तो क्या होगा, यू इज ए वॉवेल, तो कैपिटल स्मॉल आप कुछ भी लिखोगे तो वो चेक करके बता देगा कि आपका वो वॉवेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को इनपुट करेंगे और एक कैरेक्टर को हम पता लगा सकते हैं कि वो वॉवेल है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ई, सॉरी एफ लिख दिया, तो क्या आ रहा है, एफ इज ए कॉन्सोनेंट। देन अगर मैंने यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया ऐड और रन करता हूँ, तो प्लीज इंटर अ सिंगल अल्फा के कैरेक्टर।
तो इस तरीके से